अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। पाकिस्तान में एक गैर मामूली सूरत हाल है जहां इंसाफ फराहम करने वाले खुद हर गुजरते दिन के साथ हम देखते हैं कि अपने लिए इंसाफ तलाश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे जस्टिस तारिक जहांगीरी की, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद के वाहिद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह हैं और 3 नून लीगी अरकान कौमी असम्बली पर धांधली के जरिए इलेक्शन जीतने के इल्जामात की ये ट्रिब्यूनल तहकीकात कर रहा है। इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में मुबैना धांधली की तहकीकात के दौरान नून लीग के MNAs न सिर्फ असल फॉर्म 45 जमा करवाने से कासिर रहे बल्कि बादियों नज़र में ताखीरी हरबे भी इस्तेमाल करते रहे। इसके ऊपर हम इस प्रोग्राम में तफसीली तौर पर बात कर चुके हैं और अदालत से भी इनको जुर्माने हुए। हुकूमत की तरफ से फॉर्म 45 के मामले को बज़ाहिर इल्तवा में डालने के लिए हमने मुख्तलिफ हरबे देखे, जैसा कि कानून साजी और ऑर्डिनेंस के जरिए रिटायर्ड जज साहिबान को ट्रिब्यूनल का जज लगाने की मंजूरी दी गई और जस्टिस तारिक जहांगीरी की जगह एक रिटायर्ड जज जस्टिस शकूर साहब को तैनात भी कर दिया गया। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी का ट्रिब्यूनल बहाल किया और लीगी रहनुमा जो मेंबर असम्बली उनके अंजुम वकील साहब हैं, उनकी तरफ से जज पर बेबुनियाद एतराज़ उठाने पर उनकी बाकायदा सरजनिश भी की गई। इसके बाद आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जवाब जमा न करवाने पर मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज पर 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन्हीं मोअज़्ज़ज़ जज साहब जस्टिस तारिक जहांगीरी के हवाले से हम एक मुनज़्ज़म सोशल मीडिया की एक मुहिम देख रहे हैं जो उनकी डिग्री के हवाले से उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। बज़ाहिर नज़र ये आता है कि ये जो मुहिम का मकसद है वो जज साहब की किरदार कुशी करना है। इस हवाले से आज का दिन बहुत अहम रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ। इसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 7 रुकनी बेंच की तरफ से मोअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ये इदारा जाती रिस्पांस है जो आज हम दे रहे हैं। क्या जजेस अब जवाब देने के लिए ही रह गए हैं? उन्होंने कहा कि हम इस मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब याद रहे नाजरीन कि कुछ अर्सा कबल जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से जब वो भी मखसूस केसों की समाअत कर रहे थे और अहकामात दे रहे थे तो उनके ऊपर भी दोहरी शरीयत के हवाले से इल्ज़ाम लगा के एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई थी। उस वक्त सूरत हाल ये मुख्तलिफ थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बाकायदा वजाहत जारी की थी उनकी शरीयत और तमाम मामला के हवाले से। लेकिन आज अदालत में हुकूमती रवैये के हवाले से भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल उठाया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि जजेस के खिलाफ मुहिम चली मगर हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना वजीर कानून और ना ही अटॉर्नी जनरल ने इसके हवाले से कोई बात की। इसका मतलब ये है कि आप इसकी हिमायत कर रहे हैं। ये जज साहब की तरफ से बाकायदा तौर पर हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ अभी तक इस मामले पे जस्टिस जहांगीरी के हवाले से खा कोई बाकायदा तो रिस्पांस हुकूमत का नहीं है, लेकिन एक इंटरव्यू में वजीर कानून की तरफ से मुतालबा किया गया कि अगर ऐसा मामला है तो जज साहब को वजाहत देनी चाहिए और ये इल्ज़ामात अगर सच साबित होते हैं तो तहकीकात भी होनी चाहिए। तो यही एक रिस्पांस है जो हमारे सामने है। लेकिन अदालत की तरफ से रिमार्क्स में आज ये कहा गया कि जो खामोशी और रवैया हुकूमत का ऐसा लगता है कि वो इस सब की हिमायत कर रहे हैं। एक और अहम रिस्पांस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का। उनके ओहदेदारान की तरफ से इस मुहिम के हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल आया और कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में भी एक आमिर का हुक्म ना मानने वाले जज की मैट्रिक की सनद जाली करार दी गई थी और अब फिर एक बार वैसा ही माहौल है। जज जो वकला है उनकी तरफ से शाराए दस्तूर पर वैसे वकला की तहरीक शुरू करने की भी तंबीह दी गई है। प्रोग्राम में हम तफसीली तौर पर बात करेंगे गुज़श्ता 2 सालों में जज साहिबान के हवाले से जिस तरह की एक सूरत हाल मुहिम चलाई जा रही है, क्या हुकूमत का खामोश रहना या वज़ीर आज़म की तरफ से चंद जज साहिबान को काली भेड़ें जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना हरासा करने वालों की हौसला अफजाई करने के मुतरादिफ है? और हुकूमत इलेक्शन में मुबैना धांधली के इल्ज़ाम से कब तक राह फरार इख्तियार कर सकती है? इन 2 इशूज़ के ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन ये सारा मामला क्योंकि इलेक्शंस के साथ जुड़ा हुआ है तो इस हवाले से डॉन की एक तहकीकाती रिपोर्ट है जो कि सेकेंड करती है इससे पहले एक तंजीम पटन की तरफ से आई हुई रिपोर्ट को। इस हवाले से बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे मुल्क के मारूफ सहाफ़ी हमारे सीनियर कॉलीग अरशद शरीफ, जिस अंदाज में उनको कत्ल कर दिया गया, आज ही केनिया से उनके लिए खबर ये आई कि केनिया की अदालत ने उनको इंसाफ दिया है मगर पाकिस्तान में अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका। इसका जिक्र हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमाए शुएब शाह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमारे साथ कादिर मंदोखेल साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और राजा रियाज साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं क्योंकि हुकूमत के रिस्पांस के हवाले से आज बात हुई तो राजा रियाज साहब हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, आपसे आगाज़ करूँगी। राजा रियाज साहब, अदालत वाज़े तौर पे अब तो ये कह रही है कि हुकूमत खामोश है, लगता है कि सारी चीज़ के अंदर शरीक है या हिमायत कर रहे हैं, इस किस्म की बातें हो रही हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि हुकूमत तो 2 कदम आगे बढ़कर जज साहिबान के हवाले से ख़ुद भी बहुत सारी बयानबाजी कर चुकी है।
क्या वजह है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फॉर्म 45 जमा कराने के बजाय कभी ताखीरी हरबे जज साहब के ऊपर एतराज़ उठा के, कभी उनकी किरदार कशी करके किए जा रहे हैं, तो ये तो हुकूमत की अपनी साख को, नून लीग की साख को मज़ीद बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। जी मोहतरमा, शुक्रिया। सबसे पहले जो आपने बात की है वहाँ से बात शुरू करूँगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो उन पे जिस तरह उनको शहीद किया गया और जिस तरह उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश अदलिया की तरफ से हुई, और उन्हें आज अदलिया ने खुद कह दिया है कि उनका जो मर्डर था वो बड़ा आज सुप्रीम कोर्ट के लिए एक लम्हा फिक्री है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें राजा साहब। जस्टिस जहांगीरी ट्राइब्यूनल जिसने इलेक्शन की जांच करनी है, उसमें लगे इल्जामात की, उसके जज उन्होंने फॉर्म 45 मांगे, वो तो पेश नहीं किए गए। पहले उन पे अकरबा परवरी का और इल्ज़ाम सिर्फ एक से नहीं मांगे, उन्होंने सारों से फॉर्म 45 मांगे। पहले अकरबा परवरी का इल्ज़ाम लगाया और खुद अंजुम वकील साहब अदालत के सामने कहते हैं मैंने तो ऐसी दरख्वास्त पे दस्तखत कर दिए बगैर पढ़े। अब उनके ऊपर डिग्री के हवाले से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर जस्टिस जहांगीरी के हवाले से कौन सी सियासत करने का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं? वो किस सियासी जमात के साथ खड़े आपको नजर आते हैं? मैं अर्ज करता हूँ, मेरी देखें, ये पाकिस्तान के हर शहरी का राइट है कि वो अगर किसी अदालत से समझे कि उसके साथ ज्यादती हो रही है या जज साहब उसके खिलाफ ज़ेन रखते हैं या उसकी सियासी जमात किसी और सियासी जमात से हमदर्दी रखते हैं, तो उसका ये बुनियादी राइट है कि वो दरख्वास्त दे सकता है कि इन जज साहब के सामने मेरी दरख्वास्त ना सुनी जाए, किसी और जज साहब, उसने आगे किसी का नाम नहीं लिखना, उसने ये कहना है कि किसी और जज साहब के सामने मेरी दरख्वास्त को सुना जाए और रखा जाए। अब ये कहना कौन सब मुझे बताएं ये जुर्म है? पूरे पाकिस्तान में हर शहरी को ये राइट है। हम यहाँ पे रोज अदालतों में देखते हैं कि लोग सर, वो तो बेतराज ठीक है, लेकिन उसके बाद चले मैं कादर मंदोखेल साहब की तरफ जाती हूँ। मंदोखेल साहब ये जी आप मुकम्मल कर लें राजा रियाज साहब जी। अब उनका एक बुनियादी हक जो वो MNA साहिबान है उनका वो छीन लिया गया है कि वो समझते हैं कि जज साहब जो हैं वो किसी एक जमात से हमदर्दी रखते हैं या उसके लिए बुनियादी हक। राय साहब, आप असल में आधी बात कर रहे हैं सर। जब उनको पूछा गया कि आपने जज साहब जस्टिस जहांगीरी पे अकरबा परवरी का इल्ज़ाम क्यों लगाया, तो उन्होंने कहा मेरे पास इसको जस्टिफाई करने के लिए इस इल्ज़ाम को कुछ नहीं है, दरख्वास्त बगैर देखे साइन की थी, वापस ले ली उन्होंने। कादर मंदोखेल साहब, ये जो हुकूमत के हवाले से कहा जा रहा है कि हुकूमत इस मामले पर बोल नहीं रही, हुकूमत तो बहुत ज़्यादा ये इस किस्म की जो जज साहिबान के हवाले से तनकीद है वो किसी न किसी तरीके से अपनी बात कर रही है। वज़ीर कानून ने भी कहा कि इसकी वजाहत होनी चाहिए, अदालत कहती है अब हम हर बात की वजाहत देते फिरे। तो आपकी नज़र में ये ट्राइब्यूनल से राह फरार के लिए जज साहब की साख के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, क्या बतौर वकील और सियासतदान कैसे देखते हैं आप इसको मंदोखेल साहब? देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक नाखुशगवार वाक़या है। इससे पहले जस्टिस बाबर सत्तार साहब की नेशनलिटी के हवाले से बात आई है, उसके बाद ये जस्टिस जहांगीरी साहब की डिग्री के हवाले से बात आई है, और ये क्यों आती है और किस वक्त आती है जब वो कोई फैसला सुना देते हैं। और उस हवाले से मैं ये भी समझता हूँ कि मौजूद अदालतों को इसके हवाले से यकीनन जब कोई चीज़ आ जाती है इसके ऊपर इल्ज़ाम के तौर पे, तो उनकी उसकी वजाहत करनी चाहिए। जो सोशल मीडिया पे जो मुहिम चल रही है तो उसकी एक रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की तरफ से उसकी वजाहत आनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी मैं कहूँगा कि ये सोशल मीडिया के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बेंच थे, या शायद फुल बेंच था, उस हवाले से उन्होंने बात भी की। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उनको फौरी तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जज की डिग्री जाली हो या उसकी ड्यूल नेशनलिटी हो या कोई भी हो, आप इस तरह मीडिया के जरिए उनको उछाल नहीं सकते। उसके लिए एक अलग फोरम है, चाहे जुडिशल कौंसिल हो या हमारे यहाँ हाई कोर्ट की MIT कहलाता है, वहाँ दरख्वास्त देनी पड़ती है, या रेफरेंस कहते हैं या 209 के रेफरेंस कहता है। वो एक लीगल फोरम है जो आप किसी जज के खिलाफ कर लेंगे। इस तरह सोशल मीडिया पे और कल का वो साबित हो जाए कि वो झूठ है, तो फिर उसका क्या रिजल्ट होगा? चलो रिजल्ट जो भी आएगा, मगर उस जज साहब की तो उसकी फैमिली का, उनको तो आपने जो एक तोकीरी तो कर दी है, समझने में बेतुकीरी तो कर दी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये होता क्यों है, ये उस वक्त क्यों आ रहा है, ये ट्रिब्यूनल के खिलाफ क्यों है? वो कहाँ मर गया वो कमिश्नर जो कहता है मैं फांसी अपने आप को लगा रहा था, खुदकशी कर रहा था और फिर एकदम दब गया। यकीनन उसकी दबने की वजूहत भी हमारे मुल्क में एक पुरानी रवायत है। और ये सारी चीजें को साथ लेके
मुझे बिल्कुल इन चीज़ के जो कैंडिडेट है, ख़ासतौर पे शोएब शाहीन साहब या दूसरे जो इस्लामाबाद कैंडिडेट है, उनके साथ हमदर्दी है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये रिवाज डाला किसने? क्या पीटीआई ने नहीं डाला? क्या इमरान खान साहब ने डायरेक्ट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दरखास्त नहीं दी है? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ शोएब शाहीन साहब और इनकी पार्टी ने, तमाम वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके ऊपर जो है ना वो अदम एतमाद नहीं की है? तो ये चीजें क्यों आई है? तो मैं समझ रहा हूँ न कल ठीक था न आज ठीक है। ये एक तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। जो हमारा एक इंसाफ का दायरा है, अगर वो थोड़ा बहुत भी इंसाफ दे रहा हो तो वो उसे भी कासर है। दूसरा, मैं एक मिनट और अब साहब से लूंगा। दूसरा ये कि कल परसों जो लिस्ट आई है 58,479 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आप मुझे बता दो कि ये कौन से केसेस है? आए दिन केसेस, सियासी केसेस चल रहे हैं, चाहे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, क्यों? तो मैं ये सवाल उठा रहा हूं और सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठा रहा हूं, जहां 4 लाख मुलाजमीन का या 4 लाख खानदानों के जो केसेस है वो तो सितंबर में तारीख है, लेकिन सियासी केस रोज चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रोज चलते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर अदलिया खुद भी सियासी केसेस उठाएंगे तो आप मुझे बताओ, जो गरीब और आम लोगों के जो केसेस है, आज मुझसे कोई साहब पूछ रहा था। चलिए, अब ये बुनियादी सतह के मसाइल आईनी होंगे तो मुंतखिल साहब अदालत के सामने ही जाएंगे, फिर ये कहाँ जाएंगे मामलात। बहरहाल हम इतने सतही और बुनियादी मसाइल में उलझे हुए हैं। शोएब साहब, ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब, वैसे ये एक अमूमी रवैया है, हम नून लीग के अंदर भी देख रहे हैं और आम तौर पे आप लोगों के हवाले से मंदुखिल साहब कहते हैं कि ये सिलसिला जज साहिबान के हवाले से अदम एतमाद का, और वो भी ओपनली इन पब्लिक आप लोगों ने भी किया। लेकिन यही जस्टिस बाबर सत्तार थे, जब वो जज नहीं थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अपने ओपिनियंस देते थे एक तज्जियाकार के तौर पर, तो उनके आर्टिकल्स छपते थे जिसमें वो जमहूरियत और आइन की बात करते थे, तो नून लीग उसको बहुत इंडोर्स करती थी PTI के दौर में। और इसी तरह ये जस्टिस जहांगीरी साहब है, इनको नून लीग के दौर में ये एडवोकेट जनरल लगाया गया तब इस्लामाबाद का, और तब नहीं ये बात की गई कि उनकी डिग्री असली है या जाली है। ये अब जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, तो जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से वजाहत दे दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वही एक सिलसिला इस केस में भी होना चाहिए ताकि क्लियर हो जाए मामला और फिर से आगे प्रोसीडिंग्स भी बढ़े। लेकिन पहली बात तो यह है कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा है कि तमाम हाई कोर्ट्स ने, इन 6 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान में शामिल है जस्टिस जहांगीरी साहब का भी, बाबर सत्तार साहब भी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिखा और सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच उसमें समाअत कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हाई कोर्ट से रिपोर्ट ली। तमाम हाई कोर्ट्स ने और लोअर जुडिशरी ने लिख के दिया। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा है कि हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट इंसाफ के रास्ते में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, और अगर जब हम उनकी बात नहीं मानते तो वो हमें लाइफ थ्रेट्स देते हैं। ये एक है। और लास्ट वाक़या आपने ATC सरगोदा वाला देख लिया, जिस तरह उनके ऊपर अटैक हुआ और जिस तरह उन्होंने करने की कोशिश की। देखें, अगर आपके मुल्क में इंसाफ का ये आलम होगा और जो इंडिपेंडेंट जजेस इंसाफ देना चाहेंगे, आप उनके ऊपर या लाइफ थ्रेट्स करेंगे या उनके ऊपर आप इस अंदाज से सोशल मीडिया के जरिए सर उसको काउंटर करने की बात हो रही है ना। उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान को जो काउंटर नैरेटिव हुकूमत देती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि ये कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर देते जिन लोगों के हवाले से ये बात करें। वो एक अलग कहानी है कि जब उन्होंने नोटिस मुख्तलिफ केस में दिए तो फिर क्या हुआ। लेकिन इन दिस केस भी ये कहा जा रहा है कि अगर वजाहत आ जाए कि नहीं दुरुस्त है, उनकी ये एक इबहाम ही खत्म हो जाए, जो कन्फ्यूजन पैदा हुई है। कौन वजाहत दे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट वजाहत है, जैसे जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर कोई आया है, कोई क्या कहते हैं, कोई रेफरेंस आया है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज जाने और सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल जाने। वो सहाफ़ी, वो हुकूमती ज़ुमा, वो अशख़ास, वो जो उन जजेस पे अटैक कर रहे हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड आपने ख़ुद बता दिया। ये लास्ट जो है, बाकी केसेस के अलावा लास्ट जो है वो हमारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। ये भागम भाग इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं। इलेक्शन कमीशन खुद चूँकि जराइम में मुलव्वस है, उसके खिलाफ इल्ज़ाम है, लिखा हुआ है। मेरा नोटिफिकेशन किया है इन्होंने 11 तारीख को, और कंसोलिडेशन यानी जो वोटों की गिनती है वो 12 तारीख को शो कर रहे हैं। यानी इतने जराइम है कि जो उनकी आप एक लंबी फहरिस्त है, आप बता सकते हैं। उनके पास चले गए, जनाब ये इनसे बचाएं, इस जज साहब से हमारा ट्रांसफ़र करते हैं। उसने बगैर सोचे समझे ट्रांसफ़र कर दिए। और उसके बाद जब हाई कोर्ट में आया तो जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास उन्होंने उठा करके उसको सस्पेंड कर दिया। उनसे पूछा भी एक रीज़न बता दें, और नहीं बता सके। और उन्होंने माजरत भी की। अब बता दें कि अगर ये तर्ज अमल है इन लोगों का, और जिस तरीके से ये एक जज की पर्सनल कैपेसिटी में उसको इस तरह हरकतें कर रहे हैं, ये किसी लिहाज से सूटेबल नहीं है। ये आज़ाद अदलिया के ऊपर अटैक है, ये काबिल कबूल नहीं है। इस तरीके से निज़ाम इंसाफ रास्ते में
कभी भी खड़ा नहीं हो सकेगा, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकेगा। और जब तक कानून और आइन के बालादस्ती ना हो, निज़ाम इंसाफ दुरुस्त ना हो, जमहूरियत सही मानों में जमहूर के फैसले को तस्लीम ना किया जाए, जमहूरियत एक ढकोसला बन जाए, तो फिर आखिरी सहारा पब्लिक के पास क्या रहता है? सिर्फ एक, वो है अदलिया। अगर उसके ऊपर भी इस तरीके से चलना शुरू हो जाएगा तो फिर अफरा तफरी होगी, सिविल वार होगी, लोग असला उठाएंगे, फिर एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। फिर देखें ना, ये तो वही हरकतें हैं जो हम अपने मुल्क को तबाही के गड्ढे में तो गिरा चुके हैं, मजीद तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, ऊपर उठाने की बजाय। बहुत से अदवार में बहुत सी बातें हुई, जज साहिबान के रेफरेंसेस भी बने शोएब साहब, लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल तो हमने नहीं देखी पाकिस्तान में बनती हुई जिसकी तरफ अभी आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन एक वही सिलसिला है जो एक बार फिर रिपीट हो रहा है। शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मुबैना धांधली के हवाले से। तो फिर क्या सोचा जाए, हुकूमत अपनी साख कम अज़ कम इस सतह के ऊपर लेके आ सकेगी कि अगर मुकम्मल नहीं तो कुछ मैंडेट तो उनको मिला है। अभी ये सूरत हाल भी हमें नज़र नहीं आती। शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद इंतखाबी धांधली के जो इल्ज़ामात हैं उसके हवाले से अब हम बात करते हैं। राजा साहब, आपका जो नताइज थे आपके हल्के के, उनको आपने तस्लीम किया, और अब दूसरी तरफ एक अलग बहस है कि नून लीग के हवाले से कि उन्होंने अपने वर्कर के बजाय आपकी के साहिबजादे को टिकट दिया, तो उनकी एक इंटरनल एक बहस तो रही उनके हवाले से। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अब जो मुबस्सिरीन हैं या जो तंजीमें हैं जिन्होंने इंतखाबात के हवाले से अपनी रिपोर्ट्स मुरतब की, उनका ये इत्तफाक़ राय है कि बहुत बड़े स्केल के ऊपर धांधली हुई मुबैना तौर पर। लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब ये कहा जा, आज की जो डॉन की रिपोर्ट जिसका हम हवाला देना चाह रहे थे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 41 कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के नताइज में अब तरमीम की जा रही है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर, तो इसका आप कैसे दिफा करेंगे? किसी सतह के ऊपर तो तस्लीम कर लेना चाहिए कि कुछ मामलात ऐसे थे, नून लीग को बिलखुसूस क्या वजूहात बनी कि उनको वोट नहीं पड़े? जी मोहतरमा, मैं जो इलेक्शन कमीशन के को किसी सूरत डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी यहाँ इसमें खामियां थी। ये जो मौजूदा इलेक्शन था और 2018 का इलेक्शन भी सही नहीं था, उसमें भी बड़े पैमाने पे धांधली हुई थी, और इस इलेक्शन में भी धांधली हुई है, और मुस्लिम लीग को भी कई जगह पे जानबूझ के हराया गया है। हमने, ठीक है, हम चाहते थे कि मुल्क में गड़बड़ ना हो। मुल्क के इस वक्त माशी हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे सियासत करने का वक्त नहीं है। गरीब आदमी इस दफा जो बिल आए हैं उसने लोगों की मजबूर कर दिया कि वो अपने जेवर बेच रहे हैं। मुल्क जहाँ से आप कहते हैं नून लीग को हराया गया, आप अपने हल्के की भी बात करते हैं। नहीं, मैं इस जाती लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। पूरा फैसलाबाद जानता है कि मेरी 100% जीती हुई सीट थी। उसके साथ क्या हुआ मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं ये वाज़े अल्फाज में कह रहा हूँ कि इस वक्त खुदा के लिए सियासत ना करें। पाकिस्तान के अवाम जिस मुश्किल हालत में है उनको निकालने के लिए सारे इकट्ठे हों, और सारे इकट्ठे होकर पाकिस्तान को माशी तौर पर स्ट्रॉन्ग करें। जो मियां नवाज शरीफ साहब को पैगाम देंगे राजा रियाज साहब? वैसे ये जो बात आप कर रहे हैं कि सारे इकट्ठे हों, मियां नवाज शरीफ साहब वाहिद लीडर हैं जो इस पे नहीं बोले। उधर तो अडियाला जेल से इमरान खान ने भी पैगाम दे दिया इसके ऊपर बजट के हवाले से, तो उनको आप पैगाम देना इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मियां नवाज शरीफ साहब को जो छुट्टी लेके चले गए बजट के दौरान। मियां नवाज शरीफ साहब का भाई वज़ीर आज़म है, उनकी बेटी वज़ीर आला है, और मियां नवाज शरीफ साहब अपने भाई के साथ भी हैं, मुस्लिम लीग के साथ भी हैं, मरियम नवाज साहिबा के साथ हैं। कोई ऐसी ये एक प्रोपेगेंडा है, मीडिया प्रोपेगेंडा। एक चीज मैं एतराफ करता हूं, चलिए अब वो अवाम के साथ है या नहीं है वो एक अलग बहस है। मैं वक्त की कमी की वजह से मंदोखेल साहब की तरफ जाऊंगी। मंदोखेल साहब, ये इलेक्शन के नताइज हैं उसकी कैसे जांच हो? इतने बड़े लेवल के ऊपर शकूक व शुबात अगर उठ रहे हैं, जिसमें डॉन की खबर का हवाला दे रही हूँ, उसमें कहा गया है कि जो ऑफिशियली गूगल ड्राइव के ऊपर महफूज करदा फॉर्म 45 है उनको अपडेट करके जो है वो नताइज पे तरमीम की गई। तो अब आप समझते हैं कि इस इंतखाबात की साख के ऊपर अगर सवाल उठता है तो गलत तो नहीं उठता? जी बिल्कुल दुरुस्त साख के ऊपर उठा है। मेरे हल्के NA 242 का आपके जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में जिक्र है, इंटरनेशनल मीडिया में जिक्र है कि जो धांधली भी है, जिस तरह डब्बे भर भर के माजी में जो MKM ने गुंडागर्दी की है वो तो टप्पे लगाते, इस मरतबा तो पूरे थैले भर के लाए। इस वक्त में मैं बार बार दिखा रहा हूँ, शोएब शाहीन साहब मेरे साथ कई शो में, मेरे सामने अलमारी में 25 से 30 हजार बैलेट पेपर ओरिजिनल, उस पे स्टैंप MKM के लिए हमारे कारकुनों ने पकड़े। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन के जो नंबर था उस पे मैंने दिए।
और लास्ट 2 महीने पहले मेरे एक मेंबर से बात हुई, मैंने कहा खुदा का वास्ता मुझे ये तो बता दो कि तुम्हारी कंप्लेंट झूठी है। ना आज तक जवाब दिए कि कंप्लेंट सच्ची है, ना ये जवाब दिए कि कंप्लेंट सच्ची है। सिंध हाई कोर्ट में मेरे पिटीशन चल रही है, सिंध हाई कोर्ट में मेरे पिटीशन चल रही है। तो आपकी पार्टी जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने पिटीशन, लेकिन आपकी पार्टी इस पे कोई असूली पोजीशन क्यों नहीं लेती है? मंदुखिल साहब, आपकी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हासिल करके बैठी हुई है, बजट के हवाले से एक तरफ अवामी सतह का बयान दे देते हैं बिलावल साहब और फिर मुकम्मल सपोर्ट भी करते हैं आप बजट के हवाले से, तो ये तो एक दोहरी पॉलिसी है। आपकी जमात क्यों नहीं इसके ऊपर एक असूली पोजीशन लेती? आपकी जो व्यू है वो सरंगों पे है। आपने मेरे पार्टी के बारे में जो कहा, मैंने अपने एलके के बारे में जो बताया है, मुझे बता सकता है कोई पाकिस्तान में कोई आदमी की कादिर खान मंदुखिल झूठ बोल रहा है? मुझे खड़ा कर दे सुप्रीम कोर्ट किसी अदालत के सामने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरे पिटीशन वापस कर दिए कि जुर्माना लगाऊंगी नहीं तो वापस कर दो। इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने सितंबर की डेट दी है, तो मैं कौन सी अदालत में जाऊं, कौन सी दुनिया की अदालत में चला जाऊं? इलेक्शन कमीशन में बता रहा हूं, पूरी दुनिया की मीडिया ने मेरे हल्के को छापा है। इलेक्शन अपना ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में चेक करे, रिपोर्ट ले गए, मगर फिर भी आप कह रहे हैं नहीं मेरी पार्टी ने क्यों बात की? भाई मेरी पार्टी ने यही कहा कि जब पंजाब में बहुत सारे नून लीग के लोगों के साथ ज्यादती हुई है, सिंध में कराची में मेरे साथ हुई है, इसी तरह पुख्तनख्वा में पीटीआई के बहुत सारे लोगों के साथ हुई है। लेकिन फिर भी हम इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे और इसको एंडोर्स करेंगे। लेकिन आपकी जमात ने इतनी बात करके फिर भी इस सिस्टम का ना सिर्फ वो हिस्सा बनी, इसको एंडोर्स भी कर रही है। तो अब क्या करें? मुझे एक बात बताओ, आसमान सर पे उठा ले, क्या करें बताओ? हम पीटीआई की तरह, ये तो पीटीआई उठाएगी आसमान सर पे। लेकिन मुझे एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है, जब हम वापस आएंगे तो मंदुखिल साहब मैं ब्रेक की तरफ, सर मुझे जाना है, मुझे इजाजत दें प्लीज सर, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे। शोएब साहब आप तफसीली तौर पे इस पे गुफ्तगू कीजिएगा कि फिर अब दूसरा ऑप्शन पीटीआई के पास क्या है। उनकी जमात के अंदर से तो आवाज़ उठ ही रही थी, लेकिन अब महमूद खान चकजई साहब ने भी यही बात की है कि बाहर निकले, एहतजाज करें, रुकावट क्या है। एक शॉर्ट ब्रेक, बात करते हैं इसके बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शोएब शाहीन साहब, ये सारे मामलात इंतखाबात के हवाले से, बजट के बाद अवामी जो मुश्किलात हैं वो सारी चीज़ तो है, मुआशी एतबार से सिक्योरिटी के मसाइल पाकिस्तान में, ये सारी चीज़ें पाइल अप हो रही हैं, तो ये तो एक हाई टाइम है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि आपको इंतज़ामिया की तरफ से इजाज़तनामे नहीं मिल रहे एहतजाज करने के, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, अलीमा साहिबा ने दोबारा कह दिया कि NOC के इंतज़ार में न रहें, मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब आपको NOC नहीं देंगे एहतजाज करने के लिए, और चकजई साहब अहम तरीन आप लोगों के इत्तेहादी, अब वो भी इस किस्म की बात करें कि आप कॉल दें एहतजाज की, लोग बाहर देखें। इन कठपुतलियों के पास हम लेने भी नहीं गए। हम चूँकि हमारा मैटर कोर्ट में है, कोर्ट के दरमियान चूँकि हमारा मैटर पेंडिंग था और आज भी हमने रेट पिटीशन नई फाइल कर दी है। आज हमारी कंटेम्प्ट पिटीशन भी लगी हुई थी, चूँकि अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है। अब ये अशूरा है, कोर्ट इजाजत दे भी तो आगे इंतजामिया कोई नया मसला ना करे। देखते हैं कि हर मैं आपके ज़रिए ये पूरे पाकिस्तानियों को पैगाम दे रहा हूँ, कोर्ट की एक दफ़ा परमिशन दोबारा मिलने के बाद, पहले भी परमिशन मिली थी, परमिशन एक दफ़ा मिलने के बाद अब ये इंतज़ामिया हमें NOC दे ये ना दे, ये बेईमान, ये कठपुतली और ये इनके टाउट्स जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो चाहे कर लें, हमने बाहर निकलना है, हमने एहतजाज भी करना है। इत्तेहादी आपके साथ मुत्तहिद है इस बात? बिल्कुल इत्तेहादी हमारे साथ मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ हैं। ये चूँकि कोर्ट का मैटर इन्वॉल्व था, हम ये तासुर नहीं देना चाहते कि एक सब जुडिस मैटर हो कोर्ट ऑफ लॉ में, तो हम अपने हाथ में कानून लेके हम जा करके एहतजाज करें या हम कुछ जल्द से जुलूस निकालें। लेकिन इस कठपुतली हुकूमत को, इनके टाउट्स जो DC और चीफ कमिश्नर और IG की सूरत में यहाँ जो बैठे हुए हैं और जो उनकी ग़ुलामी कर रहे हैं, और इनको हम ये पैगाम देना चाहते हैं, आपने जो अदलिया की तौहीन की है, जो कानून का मजाक उड़ाया है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है, इस हवाले से हम हक महफूज रखते हैं। अब हम अदालत में हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास हमारा केस है, और जो उधर से फैसला होगा हम कानून की तहत पीसफुल असम्बली गैदरिंग जलसा करने का हक रखते हैं। अशूरा के बाद है, अशूरा के तो एहतराम है अशूरा का। हमारे आपको पता है बहत्तुल मुस्लिमीन के सरबराह जो हैं वो हमारे वनफ्ती मेन पार्टनर हैं, हमारे सेनेटर हैं बाकायदा, बल्कि अल्लामा नासिर साहब वो भी इसमें शरीक होंगे। हमने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के झंडे तले ये करना है, और PTI उसका वन लीडर की रिहाई का होगा, वर्कर्स की रिहाई का भी होगा, देखें रिहाई का होगा, इमरान खान की रिहाई का होगा, और ये जो माशी दहशतगर्द इस वक्त बैठे हुए हैं इनको घर भेजने का होगा, अवाम का जो मैंडेट चोरी किया है, डाका जनी की है, उसकी वापसी का होगा, और
जो जुल्म बर्बरियत का माहौल इन्होंने कायम कर रखा है। आज पाकिस्तान में मुझे बताएं, यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ने जो कुछ बताया है, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, जिस दिन इन्होंने कश्मीर के ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे बात की, उन्होंने इनके मुंह पे दे मारनी है ये सारी आपकी यूनाइटेड नेशंस का वर्किंग ग्रुप का ये आपने इस मुल्क को, मुझे बताएं, लेबर पार्टी वहाँ 2/3 मेजॉरिटी से जीती है, अगर वहाँ 47 के लोग आगे बैठ जाए तो किस तरह आपने अपने मुल्क को तबाह और बर्बाद कर देना है। आपने इस तरीके से आप मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं या पीछे लेके जा रहे हैं? कैपिटल फ्लाइट हो रही है, लोग यहाँ से पैसा लेके मुल्क से बाहर भाग रहे हैं, आपके ब्रेन ड्रेन हो रही है, आपका सारा प्रोफेशनल यहाँ से भाग रहा है। राजा रियाज साहब, आप लोग इल्जाम लग रहा है कि एहतजाज तक आप लोग करने नहीं दे रहे। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ आपका जाती ख्यालात इस हवाले से कि इमरान खान ने कहा था कि मेरी हुकूमत घर भेजेंगे या मुझे जेल में डालेंगे तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। पिछले 1-1.5 साल के अंदर आप समझते हैं कि आपका भी उनके बारे में जो तासुर था वो तब्दील हुआ? आप समझते हैं कि उन्होंने भी रेजिस्ट किया है बतौर एक सियासतदान, इतना अरसा जेल में रह के, और पार्टी फिर भी जिस भी हालात में है, पार्टी फिर भी चल रही है उनकी और मुतहरिक है? ये मोहतरमा बात यह है कि इमरान खान के जेल में जाने के बाद उनकी पार्टी को हाईजैक कर लिया कुछ वकीलों ने, और वो लोग जो हमने कभी पार्टी में देखे नहीं थे, आज वो चेयरमैन भी बने हुए हैं और बहुत से वकीलों ने कब्जा किया हुआ है और वो पार्टी को चला रहे हैं। इसीलिए कारकुन मायूस हैं। आप शायद शोएब साहब को भी कह रहे होंगे, जब आप छोड़ गए थे तो पीछे किसी ना किसी ने तो जगह संभालनी थी। पे था वजीर आजम पाकिस्तान था, मैंने उस वक्त कहा था कि उस्मान बुज़दार सबसे बड़ा चोर है और तुम इसको सपोर्ट करते हो, तुम्हारे घर से इसकी सपोर्ट है, मैं नहीं तुम्हारे साथ चल सकता। पूरी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में ये बात कही थी। मैंने इस तरह नहीं छोड़ा था कि वो उस वक्त बड़े रूज पे था, उस वक्त उसको छोड़ा है, इसलिए मुझे छोड़ने का तोना ना दे। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल कह रहा हूँ कि पार्टी इस वक्त हाईजैक हो रही है। जो इमरान खान चाहता है वो पार्टी में नहीं किया जा रहा, और पार्टी में जो लोग हैं, जब आप पार्टी में नहीं हैं, आप हमारी पार्टी के ऊपर कैसे मैंने सवाल किया इसलिए तबसरा करें। राजा रियाज साहब, मैंने आपकी बात में नहीं बोला, आपके ख्याल में सर इस तरह फिर मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ। आपने नहीं राजा रियाज साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ सर। राजा रियाज साहब, मजीद अगर खान साहब को अंदर रखते हैं तो फिर आपकी नज़र में उसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा बाकी पार्टियों को, खासकर हुकूमत में मौजूद जो सियासी जमातें हैं या फिर जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं यानी इस्टेब्लिशमेंट? देखें, बात यह है, मैं समझता हूँ कि कोई भी सियासी कैदी जो होता है, मैं एक सियासी वर्कर हूँ, जो सियासी कैदी होता है जब वो जेल में रहता है तो उसका कद बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इमरान खान का इशू ये है कि उसने पाकिस्तानी रियासत पाकिस्तान पर हमला किया है और उसने अपने कारकुनों को इसलिए ट्रेंड किया, इसलिए तैयार किया, और तैयार करके हमारे शहीदों के जो मुजस्मे हैं उन्हें जूते मारे गए, उन्हें आग लगाई गई। कौन, आप बताएं कि किस मुल्क में इसकी इजाजत दी जा सकती है? कोई मुल्क दुनिया का एक नाम ले रहे हैं कि फलां मुल्क में इस चीज की इजाजत दी जा सकती है कि जो लेकिन इसके अलावा भी बहुत चीजें नहीं होती ना दीगर ममालिक में सर। ये तो हुआ इलेक्शन में इस लेवल की धांधली के इल्जामात नहीं लगते दूसरे ममालिक के अंदर। इसके अलावा इद्दत में निकाह के हवाले से किसी बड़े सियासी लीडर पे केस भी नहीं बनता दूसरे ममालिक के अंदर। फिर प्रोग्राम के IMF के दफ्तर के बाद इन्होंने मुजाहरे कराए कि पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम ना दे। खुदा का नाम सर, एक ब्रेक में जाके तरफ जाना है सर। मैं एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ ये कहते हुए, दूसरे ममालिक में एक मियाँ नवाज शरीफ साहब के लेवल का पॉलिटिशियन अपने सबसे बड़े अपोनेंट के मंजर से गायब होने के बावजूद भी स्पेस को खाली छोड़े और कोई बात ना करे, ऐसी भी दूसरे ममालिक में हमें कोई मिसालें नहीं मिलती सियासी एतबार से। एक शॉर्ट ब्रेक, वापस आएंगे तो अरशद शरीफ की बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। केनिया में पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया था। पाकिस्तान में कोहराम की सी सूरत हाल थी। उनके चाहने वाले इससे वाकिफ़ हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान में बहुत कोशिशें की गई लेकिन अब तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका। लेकिन कीनिया से खबर आई है, कीनिया की हाई कोर्ट ने उन्हें आज इंसाफ दे दिया। अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीक की तरफ से आज की दरख्वास्त पर आज कीनिया के हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल गलत शनाख्त का नतीजा नहीं और इस हवाले से कीनिया पुलिस का दावा गलत है। अदालत ने सहाफ़ी अरशद शरीफ को गोली मारने गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया। हाई कोर्ट की तरफ से अपने फैसले में अरशद शरीफ के पसमानदगान को 1 करोड़ शेलिंग जो कि उनकी वहाँ की करेंसी है उसकी अदायगी का हुक्म देते हुए अटॉर्नी जनरल को पाबंद किया कि वो 7 दिनों के अंदर जिम्मेदारी कबूल करते हुए अरशद शरीफ के ख़ानदान से माफ़ी मांगे।
सहाफ़ी अरशद शरीफ को पाकिस्तान में गद्दारी की दफात के तहत केसेस का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें मजबूरन मुल्क से जाना पड़ा और उन्होंने कीनिया में आखिरकार पनाह ली, मगर 23 अक्टूबर 2022 को उनको कीनिया में कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2022 में इस मामले का खुद नोटिस लिया, मगर अभी तक ये केस इल्तवा का शिकार है। हुकूमती सतह पर इस केस की तहकीकात के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट में ये करार दिया कि सहाफ़ी अरशद शरीफ को बाकायदा मनसूबाबंदी से कत्ल किया गया। 29 जनवरी 2024 को सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त की। इस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि अच्छी बात है कि आपने निशानदही की, हम इस केस की फाइल देख लेंगे, मगर अभी तक जब मैं और आप मुखातिब हैं और आज हम बात कर रहे हैं, इस मामले की समाअत के लिए केस मुकर्रर नहीं हो सका। तो ये एक सुस्त रवि पाकिस्तान में रही, लेकिन दयारे गैर में जहां उनको कत्ल किया गया था वहां आज उनको इंसाफ जरूर मिला है। एक क्विक कमेंट शोएब साहब आप इसके ऊपर कीजिए, आप समझते हैं कि अब पाकिस्तान ये इस मामले को एक बार फिर असर नौ देखा जाना चाहिए? देखें, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। कीनिया में उनको इंसाफ मिला, कीनिया का वो शहरी नहीं था, वो पाकिस्तान का शहरी है। तो इतना बड़ा जर्नलिस्ट और हमने उसके ऊपर क्या उनके साथ इंसाफ किया। सबसे पहले इंक्वायरी मुझे बताएं, साजिश तो यहाँ हुई है ना, क्योंकि उसकी वहाँ कीनिया में क्या दुश्मनी थी? कीनिया में तो एग्जीक्यूट हुआ, साजिश यहाँ से प्लान बना। मुझे बता दें, सबसे पहले 16 से ज़्यादा FIR किसने कटाई? उनके कंप्लेनेंट अभी तक सामने नहीं आए, नंबर 1। नंबर 2, किसने उनको दुबई से निकलवाया? कौन सी वो अथॉरिटीज़ हैं, कौन से हमारे ऑफिशियल्स हैं? उनका नाम सामने नहीं आया। क्यों निकलवाया गया उनको? कौन जिम्मेदार थे उसमें? उनके नाम सामने आने चाहिए। क्या साजिश यहाँ से पनपी? कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस थे? दैट मस्ट बी डिग्ड इनटू और सामने आना चाहिए। और जब तक आप सच को सामने नहीं लाएंगे, ना सिर्फ कोई सहाफ़ी सामने स्टैंड कर पाएगा, ना सच आइंदा के लिए सामने आ पाएगा, ना ही लोगों के अंदर वो जुर्रत और हिम्मत आ पाएगी कि जब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन ये शर्म का मकाम है कि आपका अपना शहरी, इतना बड़ा जर्नलिस्ट, आप वो इंसाफ के लिए उसकी फैमिली रुल रही है। कीनिया की अदालत ने अपने लोगों के, उन पुलिस वालों को कहा ये फौजदारी मुकदमा बनाएं और उनकी कंपनसेशन। सर मंदुखेल साहब, ये इसको एक टेस्ट केस के तौर पे देखा जाना चाहिए था, ये संजीदगी हमें नजर तो नहीं आई, लेकिन अब भी आप समझते हैं कि इस पे तवज्जो देने की जरूरत है? शहीद भुट्टो साहब का 45 साल बाद 48 सफ़े का आज तफसीली फैसला है, जिसमें यह कहा गया उस वक्त डिक्टेटर थे, ना आइन था, ना अदालत था, ना कानून था, ना कुछ था, और ज़ियाला को फायदा हुआ। तो हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? सुप्रीम कोर्ट ने अपने माथे पे जो दाग था वो धोया, पीपल्स पार्टी को तो कुछ नहीं मिला। इसी तरह अरशद शरीफ साहब का केस का मैंने देखा, उसको जो है, तो उसमें क्या हुआ? उन्होंने जुर्माना लगा लिए। उनको यह करना चाहिए कि केनिया की पुलिस उसके कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस थी, किसके साथ थी, किसकी मौनत थी, ये बताना चाहिए। ये कौन सा फैसला सुना दिए, माफी मांग ले, पैसे दिए, खत्म बात? तो ये तो फैसला ऐसी है जैसे बिल्कुल अपने आप से, आपकी सरजमीन पे एक शख्स का कत्ल हुआ, आपकी पुलिस उसकी मौनत करी थी पुलिस वालों के खिलाफ। सर मंदुखेल साहब, वैसे वो फौजदारी मुकदमा दर्ज करने के भी अहकामात उन्होंने दिए हैं उन पुलिस वालों के खिलाफ, लेकिन आपने जो बात की बहुत ही, आपने साथ साथ उनको ये चीज करना चाहिए, ये सारे एविडेंस के मुताबिक उनको पुलिस वालों के साथ साथ कौन क्या, पुलिस वालों के साथ मौनत पे कौन थे, उसको भी पता चलना चाहिए था। ठीक है सर, इसकी मजीद तफसील में उनको भी आप समझते हैं जाने की जरूरत। कादर मंदुखेल साहब, शोएब शाहीन साहब, राजा रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, ये PDM के दौर में हुआ था, तो अगर इस पे संजीदगी हमें नहीं नजर आई तो न सिर्फ नून लीग बल्कि PDM की तमाम जमातों से भी इसके ऊपर सवाल होता रहेगा। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।